गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको ऑक्सीकरण या उपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तथा अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बताया था। एक बार फिर से आप इन दोनों अभिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक समझें। पिछले टर्न पर हमने कहा भी था आपसे कि हम इनको दोबारा से बताएंगे, तो आप सभी इसकी मूल बातों को समझने का प्रयास करें। रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। विज्ञान समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। बहुत आसान विषय है, बस रुचि ले करके आपको समझना है। तो एक तो इसमें ये वृद्धि और कमी दो शब्द आते हैं। तो वृद्धि या कमी, ये दोनों ही शब्द तुलनात्मक होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, अब कहीं से 5 और आ जाए तो वृद्धि हो गई, और कितने हो गए? 15। या मेरे पास 10 रुपए थे, उनमें से 3 रुपए मैंने खर्च कर दिए, यानी 3 रुपए की कमी हो गई, तो मेरे पास कितने बच गए? 7। तो ये वृद्धि और कमी जो है ये तुलनात्मक रूप से होती है। 10 की तुलना में हो रहे हैं 15 या 7। तो ये वृद्धि हुई या कमी हुई, इसको हम देखते हैं क्रियाफल में, यानी RHS में, राइट हैंड साइड में देखते हैं। कमी हुई या वृद्धि हुई, इसको देखेंगे क्रियाफल में और तुलना करेंगे क्रिया कारक से। ये विशेष बात है इसमें जो समझने की है। हमने लिखा है कि कमी या वृद्धि को क्रियाफल में देखेंगे। कमी या वृद्धि को कहां देखेंगे? क्रियाफल में। और तुलना किससे करनी है? क्रिया कारक से। तो एक तो ये बात सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कमी या वृद्धि क्रियाफल में देखेंगे और तुलना क्रिया कारक से करेंगे। दूसरी बात, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। हमने आपको पिछले टर्न पर ही लिखा दी थी। एक बार पुनः ध्यान दें। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन आपको पता है 8वें नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-6 है इसका। तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए आवेश इसका -2 होता है, यानी ये ऋण मूलक है। ऑक्सीजन मूलक के रूप में ऋण मूलक है। तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या किसी भी ऋण मूलक की वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन खुद भी ऋण मूलक है, इसके अलावा कोई अन्य ऋण मूलक की भी वृद्धि हो सकती है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या किसी ऋण मूलक की वृद्धि हो जाए। अब वो ऋण मूलक ऑक्साइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है। कोई सा भी ऋण मूलक यदि बढ़ जाता है तो क्रिया उपचयन होगी। ऑक्सीजन या किसी भी ऋण मूलक की वृद्धि हो जाना उपचयन है। अथवा हाइड्रोजन धनमूलक है, तो हाइड्रोजन या किसी भी धनमूलक की, हाइड्रोजन की या अन्य किसी धनमूलक की, कोई सा भी धनमूलक हो सकता है। सोडियम धनमूलक, पोटेशियम धनमूलक, कैल्शियम धनमूलक, मैग्नीशियम धनमूलक, फास्फोरस धनमूलक, किसी भी धनमूलक की कमी हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो भी अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन।
तो सभी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की या किसी ऋणमूलक की वृद्धि हो जाए अथवा हाइड्रोजन या किसी धनमूलक की कमी हो जाए, तो अभिक्रिया उपचयन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसके विपरीत इसका जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, देख लीजिए आप, यहाँ ऑक्सीजन या ऋणमूलक की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑक्सीजन या ऋणमूलक की कमी, यानी वृद्धि की जगह कमी लिख दिया, कमी की जगह वृद्धि लिख दिया, तो उल्टा हो गया ये उपचयन का सीधा सीधा। तो उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन तो वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या ऋणमूलक की वृद्धि होती है, जबकि अपचयन में इनकी क्या होती है, कमी होती है। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन या धनमूलक की क्या होती है, कमी, जबकि अपचयन में इनकी क्या होती है, वृद्धि। और ध्यान देने की बात है, ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, पूरक कहलाती हैं। विशेष बात में है ये भी, एक बात आपको बताई हमने, कमी या वृद्धि को क्रियाफल में देखेंगे, तुलना क्रिया कारक से करेंगे। और एक दूसरी बात और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन एवं रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन, ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक यानी सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री कहलाती हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे की पूरक यानी सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, क्योंकि ये सदैव साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। एक ही अभिक्रिया में, एक ही अभिक्रिया में एक क्रिया कारक का उपचयन होता है, तो दूसरे का अपचयन होता है। नोट कर ले सभी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन एक दूसरे की पूरक होती है, क्यों, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले तो एक क्यों होती हैं ये लिखा है हमने, ये बताया है कि ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक यानी सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, क्योंकि ये सदैव साथ साथ चलती हैं। एक ही अभिक्रिया में एक क्रिया कारक का उपचयन होता है, तो दूसरे क्रिया कारक का अपचयन होता है।
चयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक दूसरे की पूरक यानी सप्लीमेंट्री कहलाती हैं, क्योंकि ये सदैव साथ साथ चलती हैं। एक ही अभिक्रिया में एक क्रिया कारक का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, तो दूसरे का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। जैसे ये हमने एक उदाहरण लिखा है 2p + 3Cl2 = 2pCl3। एक बार ध्यान से समझ लें फिर लिख लेना। फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से, ये 2 और 3 जो लिखा है ये संतुलित करने के लिए लिखा है। तो P की क्रिया Cl2 से हो रही है, यानी फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से हो रही है, और इस क्रिया में बन रहा है फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड PCl3 बन रहा है। आप सभी इस क्रिया को ध्यान पूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें। देखिए क्रिया कारक में फास्फोरस अकेला है, क्रिया कारक में फास्फोरस अकेला है, और क्रिया फल में देखें फास्फोरस अकेला नहीं है, इसके साथ एक ऋण मूलक और आ रहा है। कौन सा? फास्फोरस अभिकारक में यानी क्रिया कारक में अकेला है, लेकिन क्रिया फल में फास्फोरस के साथ एक ऋण मूलक और आ रहा है। कौन सा है ऋण मूलक? क्लोराइड। तो किसी भी ऋण मूलक की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। क्रिया कारक की तुलना में क्रिया फल में क्लोराइड ऋण मूलक की वृद्धि हो रही है। क्लोराइड ऋण मूलक की वृद्धि हो रही है क्रिया फल में, किसकी तुलना में? क्रिया कारक फास्फोरस की तुलना में। तो इस क्रिया में नोट कर ले सभी, इस क्रिया में उदाहरण लिखे 2p + 3Cl2 = 2pCl3। इस क्रिया में P का यानी फास्फोरस का, ये फास्फोरस है P, 2 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि 2 संतुलित करने के लिए लगाया था। तो इस क्रिया में P का PCl3 में यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि Cl- मूलक की वृद्धि हुई है। ये जो क्रिया है इसमें P का यानी फास्फोरस का PCl3 में यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में उपचयन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि क्लोराइड ऋण मूलक की वृद्धि हुई है, Cl- मूलक की वृद्धि हुई है। तथा अब आप दूसरे क्रिया कारक को देखो, फास्फोरस का तो क्या हुआ है? उपचयन, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे की पूरक होती हैं, इसलिए दूसरे क्रिया कारक का क्या होगा? अपचयन। अरे एक का उपचयन होता है तो दूसरे का क्या होता है? अपचयन। तो इसका जब उपचयन हो गया तो इसका क्या होगा? अपचयन। तो इस क्रिया में क्लोरीन का, ये क्लोरीन है, संतुलित करने के लिए 3 लगाया था जो मैं यहां नहीं लगा रहा। इस क्रिया में क्लोरीन का PCl3 में यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में अपचयन हुआ है। क्योंकि फास्फोरस धन मूलक की
वृद्धि हुई है। क्रिया कारक में क्लोरीन अकेला है और क्रियाफल में क्लोरीन अकेला नहीं है। कौन है इसके साथ? फास्फोरस। और ये फास्फोरस कैसा मूलक है? धनमूलक। अरे सूत्र में पहले धनमूलक ही तो होता है, तो फास्फोरस पहले है, इसका मतलब धनमूलक है। तो धनमूलक की क्या हो रही है? वृद्धि। क्रिया कारक में क्लोरीन अकेला है और क्रियाफल में देखें तो क्लोरीन के साथ फास्फोरस और बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है फास्फोरस की, जो कि धनमूलक है। और हमने आपको बताया है किसी भी धनमूलक की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। तो किसका अपचयन हो रहा है क्रिया में? क्लोरीन का। किस में हो रहा है? PCl3 में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में। क्यों हो रहा है? फास्फोरस धनमूलक की वृद्धि के कारण। 3 प्रश्न बन रहे हैं, तीनों याद होने चाहिए। अभी मैं प्रश्न पूछ लूं। प्रश्न नंबर 1, इस क्रिया में किसका अपचयन हुआ है? क्लोरीन का। अपचयन और उपचयन हमेशा क्रिया कारक का होता है, तो अपचयन किसका हुआ है इस क्रिया में? क्लोरीन का। दूसरा प्रश्न, किसमें हुआ है अपचयन? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, PCl3 में हुआ है। तीसरा प्रश्न, क्यों हुआ है? फास्फोरस धनमूलक की वृद्धि होने के कारण। तो इस क्रिया में आप देख रहे हैं कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। उपचयन तो हो रहा है फास्फोरस का और अपचयन हो रहा है क्लोरीन का। तो दोनों क्रियाएं ये साथ साथ चल रही हैं, इसलिए एक दूसरे की सप्लीमेंट्री कहलाती हैं। सब नोट कर लें। एक उदाहरण और देते हैं, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। बिल्कुल इजी टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। H2S प्लस I2 बराबर 2HI प्लस S। क्रिया में 2 ही अभिकारक हैं, क्रिया कारक, और 2 ही क्रियाफल हैं। हम समझाना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों क्रियाएं एक दूसरे की सप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं, यानी साथ साथ चलती हैं। तो ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास करें। देखिए, जब क्रिया कारक 2 हो तो उपचयन और अपचयन को पहचानने के लिए पहले हम इन दोनों में से अगर कोई तत्व है तो उसको चुनेंगे। समझने में सुविधा की दृष्टि से बता रहा हूं। तो जैसे ये H2S तो है यौगिक, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के तत्व हैं, और ये आयोडीन क्या है? तत्व। तो आप पहले आयोडीन को चुन लें और इस आयोडीन की तुलना इसके समकक्ष यौगिक से करें। तो देखिए, ये आयोडीन, अब इससे तो तुलना कर ही नहीं सकते, ये तो सल्फर है, अलग है। इससे कर सकते हैं आयोडीन, ये रहा। तो I2 का HI में परिवर्तन हो रहा है, I2 का HI में परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हो रहा है भाई? ये देखो, अब आप समझो, ये उपचयन है, अपचयन है।
I2 का HI में परिवर्तन हो रहा है। तो बताओ कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है? H, यानी हाइड्रोजन बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का बढ़ना यानी वृद्धि होना क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया है ये? अपचयन। इसका मतलब आयोडीन का क्या हो रहा है? अपचयन। किसमें? HI में। ये अपचयन हो गया। I2 का HI में क्या हो गया? अपचयन। क्यों हो गया? हाइड्रोजन की वृद्धि के कारण या हाइड्रोजन धनमूलक की वृद्धि के कारण। किसी भी धनमूलक की वृद्धि हो जाए क्रिया अपचयन कहलाती है। तो आयोडीन का अपचयन हो गया। चूंकि दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं इसका क्या होगा? उपचयन। अरे इसका अपचयन हो रहा है तो इसका क्या होगा? उपचयन। तो H2S का S में उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है। हाँ जी। क्यों हो रहा है? यहां पर देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहां सल्फर अकेला है। क्या इसका मतलब कमी हो गई? किसकी? हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। परिभाषा हमको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने कमी और अधिकता को भी पहचान लिया और फिर हम गलती कर दें। तो परिभाषा का याद होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल इजी है ये, आप नोट कर लें दूसरे उदाहरण को। H2S प्लस I2 बराबर 2HI प्लस S। और लिखे नीचे से लिखें इस अभिक्रिया में H2S का H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का S में सल्फर में H2S का S में S क्या चीज है? सल्फर गंधक है। H2S का S में उपचयन हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन धनमूलक की कमी हुई है। साथ ही दूसरे क्रियाकारक I2 का दूसरे क्रियाकारक I2 का HI में हाइड्रोजन आयोडाइड में HI में अपचयन हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन धनमूलक की वृद्धि हुई है। हाइड्रोजन धनमूलक की वृद्धि हुई है। तो आपको 6 उदाहरण उपचयन और अपचयन को समझाने के लिए दिए जा चुके हैं।
उम्मीद है आपको उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा। फिर भी एक और उदाहरण देता हूं, आप समझें, प्रयास करें कि वो समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो एक क्वेश्चन लिखें, सभी प्रश्न नोट करें। उपचायक, कोष्टक में लिख दें ऑक्सीकारक, एवं अपचायक, उपचायक एवं अपचायक से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर लिखें। हेडिंग लगाएं, उपचायक, कोष्टक में ये भी लिख लें ऑक्सीकारक, डैश लगा करके लिखें वह रासायनिक पदार्थ वह रासायनिक पदार्थ, कोष्टक में लिख दें अभिकारक, यानी ये जो रासायनिक पदार्थ है ये अभिकारक में से होगा, उत्पाद नहीं हो सकता, क्रियाफल नहीं हो सकता। ये जो उपचायक है, ऑक्सीकारक है, ये उत्पाद यानी क्रियाफल नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से क्या होगा? अभिकारक होगा, क्रियाकारक होगा। तो वह रासायनिक पदार्थ जिसका क्रिया में अपचयन होता है, वह रासायनिक पदार्थ जिसका क्रिया में अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन, कोमा, उपचायक कहलाता है, उपचायक कहलाता है। नीचे हेडिंग लगाएं, अपचायक, अपचायक, डैश लगा करके लिखें वह रासायनिक पदार्थ वह रासायनिक पदार्थ, कोष्टक में लिख दें अभिकारक, ये भी अभिकारक ही होगा, क्रियाकारक ही होगा निश्चित रूप से, क्रियाफल ये भी नहीं हो सकता। तो वह रासायनिक पदार्थ
जिसका क्रिया में उपचयन होता है। जिसका क्रिया में उपचयन होता है, कौमा अपचायक कहलाता है। अपचायक कहलाता है। अब इसे अपन उदाहरण से समझेंगे। जैसे Na+Br2 सोडियम की क्रिया ब्रोमीन से, ये सोडियम है Na+Br2 ब्रोमीन से क्रिया, और इस क्रिया में बनता है सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। क्रिया को संतुलित कर लें। अभिकारक में ब्रोमीन के परमाणु 2 हैं, क्रिया फल में एक ही है, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से चूंकि पूरा पदार्थ गुणा किया है हमने, इसलिए सोडियम भी कितने हो गए? 2। तो अभिकारक में भी सोडियम को 2 से गुणा कर देंगे। अब ये क्रिया संतुलित है। इस क्रिया को ध्यान से देखें आप। देखिए, क्रिया कारक में यानी अभिकारक में सोडियम अकेला है, जबकि क्रिया फल में देखो सोडियम अकेला नहीं है, सोडियम के साथ क्या आ रहा है? ब्रोमाइड ऋणमूलक आ रहा है। अभिकारक में सोडियम अकेला है और क्रियाफल में सोडियम के साथ ब्रोमाइड ऋणमूलक आ रहा है, यानी ऋणमूलक की वृद्धि हो रही है। और ऋणमूलक की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? उपचयन। तो जब इस क्रिया कारक का उपचयन हो रहा है सोडियम का, तो भाई इसका क्या होगा? तो लिख दे, ये Br2 जो क्रिया कारक में अकेला है, इसका सोडियम ब्रोमाइड में अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई अपचयन? ब्रोमीन का सोडियम ब्रोमाइड में अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ब्रोमीन तो इसमें भी है, इसमें भी है। अरे सोडियम की वृद्धि हो रही है। सोडियम कैसा मूलक है? धनमूलक। तो धनमूलक की वृद्धि हो रही है, धनमूलक की वृद्धि होना अपचयन कहलाता है, इसलिए अपचयन है। दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप इस टॉपिक में दिमाग नहीं लगाओगे अपने पास का, अपने स्वयं का, तब तक ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। चाहे आप उदाहरण 45 पढ़ लें, 55 पढ़ लें, 75 पढ़ लें, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। टॉपिक बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल आसान है। आपको देखना यह है कि धनमूलक बढ़ रहा है या ऋणमूलक, और परिभाषा याद करनी है बस।
परिभाषा याद करनी है और धन मूलक बढ़ रहा है या ऋण मूलक बढ़ रहा है ये देखना है, या घट रहा है ये देखना है। बिल्कुल आसान टॉपिक है। बढ़ा या घटा इसको क्रियाफल में देखेंगे, तुलना क्रिया कारक से करेंगे। तो सोडियम का क्या हुआ इसमें? उपचयन। और परिभाषा में हमने आपको अभी अभी बताया था कि जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। तो उपचयन किसका हो रहा है? सोडियम का, इसलिए सोडियम हो गया अपचायक। सोडियम क्या हो गया भाई? अपचायक। अपचायक। क्यों है सोडियम अपचायक? क्योंकि सोडियम का उपचयन हो रहा है। जिसका उपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। देखिए आपको उल्टा लग रहा होगा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं मैं तो उल्टा नहीं बता रहा। नहीं बता रहा, मैं तो उल्टा ही बता रहा हूं, सीधा ही बता रहा हूं। जिसका उपचयन होता है वो क्रियाकारक अपचायक कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वो क्रियाकारक उपचायक कहलाता है। तो यहां पर ब्रोमीन क्या है? उल्टा सुल्टा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ब्रोमीन का अपचयन हुआ है और जिसका अपचयन होता है वो उपचायक कहलाता है। तो इसमें हमने उपचायक और अपचायक पहचाना है। पहचान जब ही पाएंगे जब हम अपचयन और उपचयन क्रिया को समझ लेंगे। पहले हमको उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है ये देखना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि उपचायक कौन है और अपचायक कौन है। एक और उदाहरण ले लें, उदाहरण नंबर 2। उपचायक और अपचायक को पहचानने के लिए दूसरा उदाहरण। परीक्षा के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है, परंतु हम 2 या 3 बता रहे हैं ताकि आप उपचयन को समझ सकें, अपचयन को समझ सकें, उपचायक को समझ सकें, अपचायक को समझ सकें। इसलिए मैं इतने उदाहरण दे रहा हूं, बाकी एक उदाहरण ही पर्याप्त है। और मैं ये भी बता चुका कि मैं उदाहरण कितना ही समझा दूं आपके समझ में जब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने स्वयं का विवेक यानी दिमाग इसमें यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा उदाहरण देखें। Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2। ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड है ये सी बड़ा और ओ बड़ा है, ध्यान दें। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये Fe जो है आयरन है, लोहा है।
यानी लोहे का ऑक्साइड किसमें बदल रहा है? लोहे में। ये लोहे का ऑक्साइड है और ये लोहे में बदल रहा है। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपको पता है सामान्य ताप पर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी सामान्य ताप पर क्या है? गैस। इस क्रिया में भी हमको क्या पहचानना है? उपचायक और अपचायक। अब पहचानेंगे कब हम? जब पहले अपचयन और उपचयन को बता देंगे, तब पहचान पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने आपसे कहा कि उपचयन और अपचयन को समझने के लिए पहले आप तत्व को लेवें, तत्व को चुनें। जैसे इसमें दो अभिकारक हैं, दोनों ही यौगिक हैं, तो तत्व है नहीं इनमें, फिर किसको चुने? तो क्रियाफल में देखो, अगर कोई तत्व हो तो क्रियाफल में तो है Fe, तत्व ही तो है ये लोहा, तो इसी को चुन ले आप। तो क्रियाफल में Fe क्या है? अकेला। जबकि क्रियाकारक में Fe अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है, यानी ऑक्साइड ऋण मूलक है। ये तीन जो यहां लगा हुआ है, ये लोहे की क्या है? संयोजकता। आपको पता है सूत्र में संयोजकताएं बदलकर लिखी जाती हैं। तो क्रियाकारक में लोहे के साथ ऑक्साइड ऋण मूलक है, जबकि क्रियाफल में लोहा अकेला रह गया। इसका मतलब ऑक्साइड ऋण मूलक की क्या हो गई? कमी हो गई। अरे कमी या वृद्धि को किसमें देखेंगे? क्रियाफल में। तुलना किससे करेंगे? क्रियाकारक से। तो इसमें देखनी है आपको कमी हुई या वृद्धि हुई। तो क्या हुई इसमें? कमी। इसकी तुलना में तो कमी हो रही है ना ऑक्सीजन की। तो Fe2O3 और यहां पर ये रह गया Fe, और ये क्रिया कौन सी हो गई भाई? है जी? अपचयन। देखिए, यदि आप केवल और केवल रोटियों के जोर से बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सीधी बात है, आप दिमाग लगा करके बोलना पड़ेगा आपको। ये लोहे का ऑक्साइड है क्रियाकारक में, क्रियाफल में केवल लोहा रह गया, तो ऑक्साइड ऋण मूलक की कमी हो रही है। आप जबरदस्ती बोलेंगे वृद्धि हो रही है, तो ये तुक वाली बात है। तो क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्साइड ऋण मूलक की क्या हो रही है? कमी। और किसी भी ऋण मूलक की कमी होना अपचयन, इसीलिए तो हमने लिखा है अपचयन। परिभाषा भी हमने साफ नहीं की है ब्लैक बोर्ड से, इसीलिए साफ नहीं की है। अब लोहे के ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये उपचायक हो गया। पहचान लिया हमने, Fe2O3 उपचायक है इस क्रिया में। क्यों? क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। अब देख लीजिए दूसरे अभिकारक को, देखना क्या है, इसको तो बताना है, क्योंकि जब एक का अपचयन होगा तो दूसरे का उपचयन होगा। तो इसका क्या होगा? उपचयन। तो लिख दो CO का CO2 में उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। उपचयन क्यों हो गया? किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन दो हो गए, ऑक्सीजन की वृद्धि है ये। और ऑक्सीजन की वृद्धि होना या किसी भी ऋण मूलक की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। मिटाया नहीं है, देख लें, इसलिए उपचयन है। और जिसका उपचयन होता है वो क्या कहलाता है भाई? अपचायक। तो लिख दे इसके नीचे, ये अपचायक है। अलग से नीचे लिख दे भले ही,
किस क्रिया में? लोहे का ऑक्साइड तो उपचायक है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर उपचयन व अपचयन क्रियाओं को समझाइए। उपचायक व अपचायक छांट कर लिखो। ये भी अच्छा प्रश्न है। उपचयन और अपचयन को ही समझाना है, लेकिन किस आधार पर समझाना है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। पहले जो हम बता रहे थे ये मूलकों के आधार पर बता रहे थे। धन मूलक की कमी या ऋण मूलक की वृद्धि उपचयन, और ऋण मूलक की कमी या धन मूलक की वृद्धि अपचयन। ये मूलकों के आधार पर बता रहे थे, यानी आयनों के आधार पर बता रहे थे। अब हम किस आधार पर बताना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है भाई? ऋण आवेश। मान लीजिए कोई धातु तत्व है M0, मतलब कोई आवेश नहीं। अरे परमाणु पर कोई आवेश होता ही नहीं है कि होता है? परमाणु तो निरावेशित होता है, क्योंकि जितने उसके अंदर प्रोटॉन यानी धनावेश होते हैं उतने ही उसके अंदर ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आवेश रहित कण होता है परमाणु। तो ये कोई परमाणु है, यदि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, माइनस कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर क्या आ जाएगा भाई? प्लस आवेश आ जाएगा। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर माइनस आवेश आ जाएगा। यह आपको पहले हमने बताया था। मूलकों का बनना, मूलकों का बनना जो टॉपिक प्रकरण हमने पढ़ाया था उसमें इसे समझाया था कि कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धनावेशित हो जाता है, यानी धनमूलक बन जाता है। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह ऋण आयन बन जाता है, ऋण मूलक बन जाता है। तो ये वाली जो क्रिया है जिसमें कोई परमाणु क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये कहलाती है उपचयन।
कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन। और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन। तो नोट करें, हेडिंग लगाएं उपचयन। उपचयन डैश लगा करके लिखें, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या मूलक, मूलक भी हो सकता है, जिसमें कोई परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। हाँ, यानी त्याग दे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। कोई भी परमाणु या मूलक अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। यानी उस परमाणु का या उस मूलक का क्या हो जाएगा? उपचयन। किसका? जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे Na0 यानी सोडियम परमाणु। अब आप जानते हैं इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये उस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो बाह्यतम कक्ष में अष्टक हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा और क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा। तो यहां सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इसका Na+ में उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण दें, Fe+2 यानी फेरस आयन है, फेरस आयन या मूलक। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये फेरिक में बदल जाता है, Fe+3 में बदल जाता है, फेरिक आयन। Fe+2 -1E- यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है फेरस आयन और किस में बदल रहा है? Fe+3 यानी फेरिक आयन में बदल रहा है। लिख दें नीचे से, उदाहरण लिखने के बाद इसके नीचे से लिखें, किसी भी एक आयन का, किसी भी एक
आयन का अस किसी भी, एक बार करेक्शन करें, किसी भी अस आयन का एक आयन में, एक आयन में परिवर्तन उपचयन कहलाता है। उपचयन होता है किसी भी एक आयन का, एक मिनट दोबारा सुने, किसी भी अस आयन का एक आयन में परिवर्तन उपचयन कहलाता है। जैसे यहां फेरस का फेरिक में परिवर्तन हुआ तो ये उपचयन है। क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा इसमें। ऐसे क्यूप्रस अगर क्यूप्रिक में बदले, क्यूप्रस इसमें बदले क्यूप्रिक में, तो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए उपचयन हो जाएगा। मर्क्यूरस मर्क्यूरिक में बदले, यानी कोई भी अस आयन अगर इक आयन में बदलता है तो उपचयन होता है। तो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक में बदले, स्टेनस स्टेनिक में बदले, प्लम्बस प्लम्बिक में बदले। कोई भी अस आयन जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह इक आयन में बदल जाता है, और अस का इक में बदलना उपचयन होता है। तो यहां पर फेरस आयन फेरिक आयन में बदल रहा है, क्या हो रहा है? ये उपचयन। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। भाई इसके ऊपर +2 आवेश है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ऋण आवेश की कमी हो गई, इसका मतलब धनावेश की क्या हो गई? वृद्धि। ऋणावेश की जब कमी होगी तो धनावेश की वृद्धि हो जाएगी, तो ये +3 हो गया। नीचे हेडिंग लगावे अपचयन। डैश लगा करके लिखें, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या मूलक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। पूर्ण विराम लगा करके लिखें, किसी भी इक आयन का अस आयन में बदलना, किसी भी इक इक आयन का अस OUS अस आयन में बदलना अपचयन होता है। जैसे ये फेरिक किस में बदल रहा है? फेरस में। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन हो गया। ये क्लोरीन का उदासीन परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है अपचयन कहलाता है।
नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। एक तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और दूसरे वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो कहलाते हैं अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं उपचायक। जैसे अभी ये क्रिया चल रही है अपनी, इसमें फेरिक आयन फेरस आयन में बदल रहा है, तो फेरिक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही है वह क्या कहलाता है? उपचायक। तो ये उपचायक है फेरिक। फेरिक क्या है? उपचायक। इसमें ये क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये भी क्या है? उपचायक। और अगर कोई त्यागता है, जैसे ये सोडियम त्याग रहा है, तो सोडियम क्या है? अपचायक। ये फेरस त्याग करके फेरिक में बदल रहा है, तो फेरस क्या है? अपचायक। तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक है उपचयन और अपचयन का। आप इसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपको एक बार इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। कोई समस्या हो तो कमेंट्स द्वारा बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको समय पर मिलेगा। और जिन बालक बालिकाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि समय समय पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। धन्यवाद।